आज कल निकल गई। यस मैम, कल ही थी लास्ट। ओ कनिका, एक बार चेक कर, किसने नहीं भरा था? कनिका ने तो भरा है। सुमन, किसने नहीं भरा था? सर मैंने नहीं भरा। हाँ, सुमन और मुस्कान ने नहीं भरा। एक बार देख लेना, क्या पता डेट एक्सटेंड वगैरह हो जाए। ओके ठीक मैम। है। एक्सटेंड होने के बाद थी 30 की लास्ट, 30 अप्रैल थी ओ, लास्ट, फिर एक्सटेंड हाथ हुई। एक बार देख लेना, फिर भी क्या पता एक्स्ट्रा चार्ज लेके या कुछ ऐसे, फिर भी भर दो एक बार फॉर्म। ठीक है। ओके मैम। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फिजिकल एब्जॉर्प्शन। अच्छा मुझे बताओ, एब्जॉर्प्शन क्या होता है और एब्जॉर्प्शन क्या होता है? डिफरेंस क्लियर है? मैम एब्जॉर्ब, एब्जॉर्प्शन सरफेस पे होता है, एब्जॉर्प्शन अंडर द सरफेस होता है, बल्क में। एब्जॉर्प्शन क्या होता है? बल्क में होता है, ठीक है ना, मतलब कि पूरे। अच्छा मुझे एक क्वेश्चन पक्का आएगा, कैल्शियम क्लोराइड और एक और कौन था? बुक नहीं खुली आज मैंने अपनी, जिसमें क्वेश्चन पूछे। बताओ, ये कैल्शियम क्लोराइड के साथ और क्या होता है? सिलिकॉन ऑक्साइड। अरे भाई बोलो, है ना? सिलिकॉन ऑक्साइड और कैल्शियम क्लोराइड, ये क्या काम करता है? एड्सॉर्प्शन का या एब्जॉर्प्शन का? कैल्शियम क्लोराइड कौन बताएगा? रवि, तुम बता सकते हो? ऋषभ, ऋषभ जी क्या बता चैप्टर नहीं पढ़ा है। कैल्शियम क्लोराइड जो नहीं पढ़ा? अच्छा, कैल्शियम, चलो फिर फटाफट से, नहीं पढ़ा तो चैप्टर को रिवाइज कर लेते हैं एक बार। कैल्शियम क्लोराइड काम करता है आपका एड्सॉर्प्शन। तो मैं पूछती कुछ नहीं हूँ, एक बार बता देती हूँ सारी चीजें, है ना? पूछने में टाइम वेस्ट होता है। क्यों भाई हिमांशु? यस सारी मैम। चीजें पढ़ लोगे, ध्यान से सुन लो, क्वेश्चन करते रहते हैं। कैल्शियम क्लोराइड जो होता है आपका किसकी तरह काम करता है? एब्जॉर्प्शन। मतलब कि ये कहाँ चला जाता है कैल्शियम क्लोराइड? आपके बल्क में चला जाएगा। वाटर को क्या करता है? वाटर ये एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब मतलब कि इतना ये अंदर आ जाता है इसके वाटर। सिलिकॉन ऑक्साइड क्या करता है वाटर को? एडजॉर्ब। एडजॉर्ब मतलब मैंने ऐसे याद रखा था, एड मतलब सिर्फ ऐड करना, सिर्फ ऐड किया। एब्जॉर्ब मतलब पूरा कंप्लीटली उसके अंदर एब्जॉर्ब नहीं हुआ। ठीक है। तो जो सिलिकॉन ऑक्साइड होता है बच्चे, वो एक काम करता है एब्जॉर्ब की तरह, कैल्शियम क्लोराइड करता है ये क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में, एब्जॉर्प्शन की तरह। अगर वो एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और कोई इसकी प्रॉपर्टी, फिजिकल एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन और क्या? केमिकल। एब्जॉर्प्शन। अब आ जाओ, दो टाइप्स के आपके क्या होते हैं? एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन आपके दो तरीके के होते हैं, फिजिकल और केमिकल। फिजिकल मतलब कि सिर्फ वो वंडरवॉल फोर्सेस से क्या हुआ है, एक दूसरे से क्या हुआ है? अटैच हुआ है। ये क्या होता है केमिकल एब्जॉर्प्शन में? क्या हो गया भाई, उसने उसके साथ स्ट्रॉन्ग केमिकल फोर्सेस बना ली, मतलब कोई केमिकल बॉन्ड अंदर जाके बन गया है, और उसके बाद क्या हो गया वहां पे? बॉन्ड फॉर्म हो चुका है। ठीक है, बात समझ में आई? है ना? यस मैम। एक यस बार मैम। आपको बॉन्ड है वो बन गया। अच्छा ये कैसा है? इट फॉर्म मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर और इट फॉर्म मोनोमॉलिक्यूलर। केमिकल एब्जॉर्प्शन जो है, जब बॉन्ड बन गया एक बार भाई, ये सरफेस है आपकी, यहाँ पर आपका जो मॉलिक्यूल अटैच हुआ और इसने बॉन्ड बना लिया इस तरीके से, तो ये किस तरीके की लेयर बन गई? मोनोलेयर। दूसरा मॉलिक्यूल है वो कहाँ पर आके अपना जो बनाएगा? नहीं बना सकता भाई, इसने इसके साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना चुका, तो इसमें कैसी लेयर्स होती है आपकी? मोनो लेयर एक बार बन गई, उसके बाद नहीं बन सकती दूसरी लेयर। लेकिन फिजिकल एब्जॉर्प्शन में, जब फिजिकल एब्जॉर्प्शन हो रहा है मतलब ऊपर ऊपर से एक लेयर तो बनी, दूसरी भी इसके ऊपर आके चिपक गई, तो इस तरीके से मल्टी लेयर जो है वो बन जाती है। ठीक है। एब्जॉर्प्शन ऑफ गैसेज ऑन सॉलिड, किस बात पर डिपेंड करेगा भाई? नेचर ऑफ गैस कैसा है, और जो सॉल्वेंट है वो किस तरीके का है, टेम्परेचर का इफेक्ट क्या है। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो फिजिकल एब्जॉर्प्शन में, फिजिकल के अंदर अगर आप क्या करते हो, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे बच्चे, तो ये जो एक्स बाय एम क्या है भाई, कोई बताएगा? एक्स बाय एम बार बार पढ़ते हैं ना। एक्सटेंड ऑफ एब्जॉर्प्शन। हाँ, ये कितना एब्जॉर्प्शन हुआ है इसका एक किसी सरफेस पे, वो क्या है आपका एक्स बाय एम। टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज करते हो बच्चे, तो एब्जॉर्प्शन क्या होती रहती है? डिक्रीज होती रहती है। कब? फिजिकल एब्जॉर्ब, भाई फिजिकल लिए अटैच थे वो, आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया भाई, मॉलिक्यूल तो हिलते रहेंगे हिलते रहेंगे, कहाँ वो उस पर एब्जॉर्ब होंगे? बात समझ में आ गई? क्योंकि वो वीक वंडरवॉल फोर्सेस से अटैच थे। वीक वंडरवॉल फोर्सेस हीट बढ़ाने पे क्या हो जाएगी? कोलाइड करेगा आपस में, मॉलिक्यूल जो है वो क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा, जो भी मॉलिक्यूल है भाई, है ना? तो क्या होता है? ये डिक्रीज होता है। पर आपका जो केमिकल एब्जॉर्प्शन है, पहले तो वो टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होता है, पर आप एक एक्सटेंड के बाद क्या होने लग जाता है? डिक्रीज होने लग जाता है। क्या?
केमिकल एब्जॉर्प्शन। कैसे भाई, एक बार बॉन्ड बन गया, बनने के लिए उसको क्या चाहिए था, टेम्परेचर चाहिए था। बॉन्ड बना तो वो टेम्परेचर आप उसको दे रहे थे तो वो बॉन्ड बनते जा रहा था। एक बार बॉन्ड बन गया वो अपने एक किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद, उसके बाद वो बॉन्ड, उसको टेम्परेचर देने से वो बॉन्ड क्या हो रहे हैं भाई, कोलाइड हो रहा है, हिल रहा है और क्या हो रहा है, टूट रहा है। बात समझ में आई। केमिकल एब्जॉर्प्शन के लिए इस ग्राफ जो है इस तरीके से बनेगा, x बाय m का और टेम्परेचर का ये। एक बात मुझे बताओ, जो हम इसमें फ्रिडलिक आइसोथर्म पढ़ते हैं, x बाय m इक्वल टू होता है kp, ये बस सबको पता है kp 1/m। Yes, ma'am. Yes, sir. x बाय m, ये जो 1/n है, इसमें n की वैल्यू जो है वो कहां से कहां लाई करनी चाहिए, n की वैल्यू जो है बच्चे वो कहां से कहां लाई करनी चाहिए। 1/n की वैल्यू जो होती है वो कितनी होनी चाहिए भाई, 0 to 1. 0 to, ये 0 to 1 कब होगी भाई, जब n की वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। आगे जब ये 2 से, अगर जब ये 2 से बड़ी होगी वैल्यू, आगे को इनफाइनाइट जो भी कह लो, तो ही n की वैल्यू अगर 2 से बड़ी होगी तभी तो ये वैल्यू जो है 0 पॉइंट समथिंग कुछ आएगी। बोलो भाई, हाँ या ना। Yes, 1 ma'am. बाय n की वैल्यू जो है, 1 बाय n की वैल्यू याद रखना 0 to n होती है। क्वेश्चन में अगर आ गया x फ्रिडलिक आइसोथर्म इज इक्वल टू kp बाय 1 बाय n, 1 बाय n इक्वल टू व्हाट, 0 to 1, 1 to 2 या 2 to इनफाइनाइट या कुछ इस तरीके से। तो आपने 1 बाय n लिखा है तो 0 to 1 पे लगाना है टिक। और अगर लिखा है n की वैल्यू बताओ, n इक्वल टू व्हाट, तो n क्या होगा भाई, हमेशा 1 से बड़ा ही होगा Yes, ma'am. 2 to infinite. है। हाँ, 2 to इनफाइनाइट कर लो या 1 से ग्रेटर, अभी देखते हैं ऑप्शन में क्या आता है। 1 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है भाई। 1 से लेके आपका इनफाइनाइट तक कहीं पे भी होगा तो वैल्यू ये जो होगी हमेशा क्या आएगी, छोटी आएगी, किस उससे, 1 से, है ना, 0 पॉइंट समथिंग कुछ आएगी, पर पॉजिटिव होनी चाहिए वैल्यू, ठीक है भाई। वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अब आ जाओ एब्जॉर्प्शन, इसके अंदर फ्रिडलिक आइसोथर्म के अंदर सिर्फ एक इतनी बात इंपॉर्टेंट थी, और एक और ये बात कि एब्जॉर्प्शन जो है किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, कि वो जो जितने ज्यादा छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं उतना ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है। किसी बच्चे को इस बात पे डाउट है कि भाई छोटे पार्टिकल होते हैं तो मतलब अगर जितना ज्यादा छोटा पार्टिकल होगा उतना ज्यादा एब्जॉर्प्शन कैसे हो रहा है, और जितना बड़ा है तो एब्जॉर्प्शन कम, छोटा है तो एब्जॉर्प्शन ज्यादा क्यों। एक बार मैं एक जगह इंटरव्यू देने गई थी किसी उसमें, तो मुझसे यही क्वेश्चन पूछा था। हम छोटा हुआ तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। हाँ, सरफेस एरिया क्या होता है आपका, इंक्रीज हो जाता है, छोटा होता है तो फिर बढ़ जाएगा सरफेस एरिया। अब ये सरफेस एरिया कैसे बढ़ रहा है भाई, पता नहीं, इसका एक लंबा चौड़ा फॉर्मूला होता है, लेकिन उस वक्त मैं अगले एक दिन पहले ये चीज मुझे पता था कि वो पूछेंगे जब पक्का ये बात, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो मैं रटके गई थी। इसका मैथमेटिकल है भाई, रेडियस छोटा हो गया है ना भाई, पाई आर क्यूब, रेडियस जो है वो छोटा हो गया। तो ऐसे ही अगर आप निकालते हो कि जो वॉल्यूम है, ये जो पर एरिया सरफेस है, तो आप क्या करोगे, इसमें ऊपर जो छोटे मॉलिक्यूल है उसका एरिया और पूरे ये जो वो था उसका वॉल्यूम, तो जो इसका सॉरी वो 4/3 पाई आर क्यूब इसका होता है भाई। एक पूरे जो सरफेस है जहां पे मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब हो रहा है वो क्या है भाई आपका, आर क्यूब, Yes, ma'am. है ना। आर क्यूब वॉल्यूम का जो रेशियो होता है, और एरिया जो ये जो मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब हो रहे हैं इसका ये कितना होता है, 4/r² होता है ना। तो अब इसका जो चीजें कट जाएंगी तो आपका रिलेशन जो है तो 1/r आ जाता है। तो यानी कि एब्जॉर्प्शन पर यूनिट वॉल्यूम यही होता है ना भाई, एब्जॉर्प्शन पर यूनिट वॉल्यूम जो है एब्जॉर्प्शन, वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस हो गया। जितना रेडियस छोटा उतना ही ज्यादा उसमें क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन। तो ये कुछ रिलेशन था। बात समझ में आई शुभम, नहीं समझ में आया तो जगह दिमाग मत लगाना, बस इतना याद रखना, छोटा मॉलिक्यूल हो जाता है, एरिया रेडियस कम हो गया तो यानी कि एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि पर यूनिट एरिया मतलब एरिया पर यूनिट वॉल्यूम जो है एब्जॉर्प्शन का वो क्या हो जाता है भाई, बढ़ जाता है, ठीक है भाई। अब आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अंदर। एक बात मुझे बताओ, क्रीम और बटर जो है वो किस तरीके का वो है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है ना अभी, यस मैम। कौन, मुस्कान बता रही है, हाँ बोलो। ये जो प्रेशर जो इफेक्टिंग फैक्टर है, मैं एक बार प्रेशर वाला एक्सप्लेन कर दूं कि प्रेशर ज्यादा हो, कम हो या मॉडरेट हो तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है।
अगर तुम लोगों को ये दिखाई ना दे तो एक बार मुझे बता देना, मैं जूम कर सकती हूँ यहाँ से। क्या बच्चे प्रेशर अगर ज्यादा हो कम हो तो क्या इफेक्ट पड़ता है, इतना ठीक है ना? Yes, ma'am. प्रेशर अगर कम हो ज्यादा हो तो आपके एब्जॉर्प्शन पे क्या फर्क पड़ता है? बच्चे आप मुझे बताओ कि आप प्रेशर अगर इंक्रीज करोगे, प्रेशर अगर बढ़ाओगे तो एब्जॉर्प्शन क्या होगी? प्रेशर, अभी हम जो ग्राफ बना रहे हैं वो किस किस के बीच में अभी बताते हैं, अभी आगे ग्राफ आएगा। अभी हमने एक्स बाय और एम और टेम्परेचर का ग्राफ पढ़ा था, ठीक है। अब तुम क्या कह रहे हो कि अगर मैं इसमें प्रेशर अगर इंक्रीज कर दूं, ग्राफ देख रहे हो ये वाला इफेक्ट ऑफ प्रेशर वाला? Yes, ma'am. The extent of absorption gas per unit mass of absorption depend on the pressure of the variation of the extent। ये क्या कह रहा है कि जो आपका x by m क्या है, कितना मॉलिक्यूल जो है आपका एब्जॉर्ब हुआ। अगर आप प्रेशर बढ़ाते जाओगे बच्चे, बढ़ाते जाओगे तो मॉलिक्यूल के बीच में भी इंक्रीज होता रहेगा, ये जो एब्जॉर्प्शन है बढ़ रहा है। लेकिन एक टाइम आएगा जिसके बाद भाई वो और एब्जॉर्ब नहीं, तुम उसको और प्रेशर कर सकते, प्रेशराइज कर सकते। ठीक है, बात समझ में आई? कि अब तुम एक बार के बाद हम किसी चीज को अगर अपने लिक्विड में भी डिसॉल्व करते हैं, सॉल्यूट को, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बन जाता है, उसके बाद और नहीं वो होता ना, वो बात समझ रहे हो? और डिसॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि उसमें नहीं है भाई अपने कैपेसिटी उसके अंदर मॉलिक्यूल्स को, दूसरे मॉलिक्यूल को अपने अंदर लेकर आने की। तो इसी तरीके से आप एब्जॉर्प्शन जब कर रहे हो तो गैसेस एक बार जब एब्जॉर्ब हो गई हैं भाई, किसी कैल्शियम क्लोराइड के अंदर वाटर कर लिया मैंने एब्जॉर्ब, प्रेशर इंक्रीज किया, एब्जॉर्ब होता रहा, वो सॉरी एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, वो क्या हो रहा है भाई, यहाँ तो एब्जॉर्प्शन हो रहा है। सिलिकॉन ऑक्साइड लेते हैं, सिलिकॉन ऑक्साइड एक बार एब्जॉर्ब हुआ भाई लेयर पे, यहाँ पे एक बार बन चुकी है लेयर पूरी के, उसमें ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो गया है। उसके बाद क्या होएगा, वो एक टाइम के बाद रुक जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब बात समझ में आई? हेलो मैम। हाँ हेलो हेलो, हाँ हेलो बच्चे, बट माइक बंद करो। अ ग्राफ बिटवीन द अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड गैस प्रेशर कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म। मतलब कि इसका जो टेम्परेचर है, एक फिक्स टेम्परेचर पे आपने उसको प्रेशर करा गैस को, और वो क्या हो गई, एक टाइम के बाद कांस्टेंट हो गई। इसमें एक बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें जो मुझे बतानी है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बटर और क्रीम किस चीज का एग्जाम्पल है भाई? वाटर इन ऑयल है, ऑयल इन वाटर, यही था क्वेश्चन। बटर एंड क्रीम किसका है? वाटर एंड ऑयल का एग्जाम्पल है ना ये? यस मैम। एक और क्रीम थी भाई उसमें, वेनिशिंग क्रीम, आपके बुक के एग्जाम्पल में। यस मैम, वेनिशिंग किसका एग्जाम्पल है ये? क्रीम हाँ, ऑयल इन वाटर। याद रखना, क्रीम से कंफ्यूज नहीं होना, ये ऑयल इन वाटर का एग्जाम्पल है। ठीक है भाई, चलो भाई मैं यहाँ कहाँ से आ गई, ये इसमें सारी चीजें फेलियर कैसे तुम याद हो गया अब तक, तो ये याद हो गया होगा आपको। अगर इसमें प्रेशर गिवन है, एक्स गिवन है, एम गिवन है, निकाल लोगे वैल्यूज जो भी निकालने को बोली जाए। एक और ग्राफ बनता है एक्स बाय एम और लॉग एक्स बाय एम और लॉग किसका भाई, किसका? लॉग पी का। बात समझ में आई? लॉग प्रेशर। इसमें एक्स एम पी के क्या है? क्या बच्चे? पी तो प्रेशर है। हाँ पी प्रेशर है, एक्स आपका है कितना एब्जॉर्प्शन हुआ है, एम जो वो मास है नीचे जो बॉडी है उसका, और एक्स जो उसमें जो पार्टिकल आपने एब्जॉर्ब किया उसका वेट कितना है। एम के कांस्टेंट है, ठीक है, फ्रिडलिक कांस्टेंट कह लो या कांस्टेंट है, ठीक है। अब जो इसकी जो वैल्यू निकल कर आएगी वो कैसा ग्राफ आती है भाई, कौन बताएगा मुझे? रोहित? मैम लीनियर। लीनियर तो होगा लेकिन कैसे, कैसा लीनियर भाई? ऐसे डिक्रीज। अरे भाई कैसा होगा? जरा इधर देखो, मुझे एक बात बताओ, x इक्वल टू के पी 1/n में लिखूंगी, दोनों तरफ मैं लॉग, यहाँ x बाय m है, लॉग लगा दूं, लॉग x बाय m, क्या मैं इसको लिख सकती हूँ लॉग k प्लस लॉग के p 1/n, और अगले स्टेप में मैं लॉग x बाय m लॉग k 1/n को आगे लिया है और log p। अब मैंने ग्राफ किसका बनाया है, इसका और इसका, ये किस तरीके के रिलेशन बन रहा है, ये वाला ग्राफ बन रहा है mx प्लस c, ठीक है ना। c इसमें क्या है, इंटरसेप्ट, जो कि क्या दे रहा है आपका log k, यस मैम, log k की वैल्यू मिलेगी, और जो log p है वो कैसा बनेगा, log p जो है वो कैसा बनेगा आपका, लीनियर बनेगा, बट मैम एक जगह पे वो आएगा स्लोप। हाँ जो स्लोप है वो किसका रहेगा, स्लोप हाँ 1/n का स्लोप रहेगा। और अगर मुझसे ग्राफ दिया इंटरसेप्ट की वैल्यू पूछ ली जाए तो बता सकते हो? यस इंटरसेप्ट हमारा log k,
हाँ, log k की जो वैल्यू रहेगी वो इंटरसेप्ट की वैल्यू रहेगी। हो सकता है ग्राफ से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आए तो ग्राफ बना हुआ हो, आप उसमें ऐसे ऐसे करके मतलब डॉट लाइन बनी हुई हो और उसको देख के आपको बताना होगा। ठीक है भाई, मैम ग्राफ कैसा होगा ये बता दो। ये रहा जो बनाया है अभी यहाँ पे। इंक्रीज करेगा ना बच्चे, देखो इधर हमने पढ़ा है ना भाई, ये जो log p, ये क्या हो गया log x बाय m अपॉन में log p। ठीक है भाई, ये जो ग्राफ है क्या हो रहा है, प्लस का, अगर यहाँ माइनस होता तो मैं कहती कि डिक्रीज करेगा। जैसे माइनस का x होता m होता है ना, तो स्लोप मतलब स्लोप अब इंक्रीजिंग में आएगा। बात समझ में आई? तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है। क्वेश्चन मैंने देखा था कि इस तरीके से लिखा है, यहाँ 2 लिखा है, यहाँ 3 लिखा है, व्हाट इज दी 1/n वैल्यू, या फिर n वैल्यू क्या है। तो ध्यान देना, n पूछा है या 1/n पूछा है। अगर 1/n पूछा है तो वैल्यू इस क्या होती है, स्लोप की वैल्यू भाई। स्लोप मींस क्या होता है पता है, बेस अपॉन हाइट अपॉन में बेस, टेंजेंट होता है भाई। टेंजेंट जो करते हैं हम, टेंजेंट थीटा याद है किसी को, कुछ पढ़ा है मैथ्स में? Yes. डिवाइड बाय ठीक है, dx। तो आपकी जो वैल्यू है इसके लिए क्या हो जाएगी 2/3। अगर मुझसे 1/n पूछा है तो इक्वल टू 2/3। अगर मुझसे n की वैल्यू पूछी है तो 3/2। बात समझ में आगे, रिवर्स हो जाएगा, हाँ या ना? ठीक है, यस मैम। ये याद रखना है। ग्राफ क्या है, ग्राफ से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो बता दिए। एन से पूछ लिया जाता है कि एन वैसे होता क्या है इसके अंदर, है भाई? एन जो होता है उसमें होता क्या है? एन हमें कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट होता है के भी। मैम पॉजिटिव इंटीजर होता है शायद। अरे अभी तो बताया, एन की वैल्यू 0 to 1 से, हाँ 1 से लेके आगे तक होनी चाहिए कुछ भी। ठीक है, एन आपका डिनोट क्या कर रहा है उसके अंदर, एन जो है वो डिनोट क्या कर रहा है? रेंज ऑफ प्रेशर। एंड जो है लेयर्स, लेयर्स जो होती है ना कि क्या लेयर, हाँ रेंज ऑफ प्रेशर ही है वो, एक तरीके से प्रेशर कितनी 1 है 2 है जो भी है। लेकिन जो एन है वो क्या डिनोट कर रहा है उसके अंदर, लेयर्स जो आपकी बन रही हैं। बात समझ में आई कि 1 लेयर बनी, 2 लेयर बनी, 3 लेयर बनी। बात समझ में आई कि जो लेयर्स बन रही हैं वो डिनोट कर रहा है आपका एन वैल्यू जो होती है। कैटलिस्ट के बर्जिलियस ने आपका कैटलिस्ट, अच्छा कैटलिस्ट का जो वो किया था, ये किसने किया था भाई? बर्जिलियस ने। इसके अंदर बस कैटलिस्ट के अंदर जो पार्ट है, एक तो जो तुमने अभी कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर पढ़े, वो जो इसमें कैटलिस्ट आ रहे हैं उनको जरूर कर लेना। वो जो एक डायस्टेज करके आया था, याद है क्या करता है ये? हमने पढ़ा था नहीं, स्टार्च टू माल्टोज करता है करके, उस दिन हम बोल रहे थे। फिर माल्टोज से माल्टेज किसमें होता है कन्वर्ट, माल्टेज किसमें करता है इसको, अल्कोहल वगैरह में, है ना? बोलो भाई, किसने पढ़ा था बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर, किसमें? आपका जो कैटलिस्ट यूज होता है इसमें हेबर प्रोसेस में, वो कौन सा होता है? ये कैटलिस्ट के नाम याद रख लेना। शायद मैंने ये कैटलिस्ट के नाम किसी चैप्टर में करवाए हैं आप लोगों को, एक मैचिंग करवाया था, याद है? डी ब्लॉक में किया है शायद हमने। हेबर प्रोसेस के अंदर कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है? आयरन। और उसमें आपका हाइड्रोजनेशन में कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है? मैम BaSO4। नहीं, निकेल वाला। अच्छा, निकेल फाइनली डिवाइडेड हाइड्रोजनेशन में यूज होता है। ये हमने पढ़ा था भाई, नोट्स निकाल के एक बार देख लो। डी ब्लॉक्स एलिमेंट जो स्टार्टिंग में किया था ना, उसके अंदर थे ये कैटलिस्ट के नेम, इनसे मैचिंग आ जाती है आपकी। आयरन आपका हेबर प्रोसेस के अंदर है। एक प्रोसेस था वॉकर प्रोसेस। वॉकर प्रोसेस में कौन सा कैटलिस्ट था, कोई बताएगा मुझे? किसी को याद है वॉकर प्रोसेस में कौन सा कैटलिस्ट था आपका? और आपका कैटलिस्ट का नेम याद नहीं आ रहा है। सल्फेट वाली जो रिएक्शन होती है, वेनेडियम ऑक्साइड किसमें यूज होता है? कॉन्टैक्ट प्रोसेस। कांटेक्ट प्रोसेस तो उसे बोलते हैं, बट उसमें कैटलिस्ट कौन सा यूज होता है उसके अंदर, सॉरी जो आप सल्फेट वाली, हाँ कांटेक्ट प्रोसेस के अंदर जो कैटलिस्ट है वो कौन सा यूज होता है? V2O5। हाँ बिल्कुल ठीक। कांटेक्ट प्रोसेस में कौन सा आपका यूज होता है कैटलिस्ट? कैटलिस्ट के नेम मैंने लिखवाए हैं भाई, डी ब्लॉक के अंदर तुम्हारे नोट्स में है ये।
ठीक है। V2O5 जो है यूज होता है आपका किसके अंदर, कॉन्टेक्ट प्रोसेस के अंदर। और आपकी बुक के अंदर कैटलिस्ट वाला जो ये डी ब्लॉक के अंदर भी है कैटलिस्ट वाला पार्ट आपका। बुक के अंदर एक आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर आपके पास एक जगह है, पैराग्राफ है, उसमें सारे कैटलिस्ट के नाम एक साथ हैं, उनको ही याद रखना है। लिखिए, मेरे पास आ गया। जिगलर नाटा कैटलिस्ट किस लिए यूज होता है भाई, कहाँ यूज होता है ये? अभी हमने पढ़ा है, कल ही पढ़ा है शायद, जो लास्ट क्लास हुई थी उसमें पढ़ा था मैंने। बोलता हाँ, किसमें था रोहित? कल अभी जो क्लास हुई है पॉलीमर की उसमें ही पढ़ा था। लो डेंसिटी पर। बिल्कुल, हाई डेंसिटी आप जो वो पॉलीथीन बना रहे हो उसके अंदर आपका क्या यूज हो रहा है, हाई डेंसिटी पॉलीथीन जो बना रहे हो, पॉलीथीन के अंदर पॉलीमर बनाने में जिगलर नाटा कैटलिस्ट का यूज हो रहा है। जिगलर नाटा कैटलिस्ट और क्या हैबर प्रोसेस के अंदर बता दिया भाई किसका यूज होता है, आयरन का। वॉकर प्रोसेस के अंदर आपका इथाइन टू वॉकर प्रोसेस में आपका ये बनता है प्लेटिनम क्लोराइड या फिर AGPR के अंदर एक फोटो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी होती है, ये याद रख लेना। ठीक है भाई, जो ये वाले कैटलिस्ट जो मैंने बताए हैं एटलीस्ट ये तुम्हें याद होनी चाहिए। ठीक है भाई, एक बात बताओ मुझे, कॉइनेज सिल्वर करके ऐसे कुछ था वर्ड, ये कौन कौन से होते हैं आपके? कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। ठीक है, 10 सिल्वर यूके कॉइन्स आर यू कॉपर निकल अलॉय मेटल ऑफ देयर कंपाउंड कंसिस्टेंट कॉन्टेक्ट। ये याद रख लेना बस। ठीक है भाई, ये वाले जो कैटलिस्ट अभी ये स्क्रीन पर दिख रहे हैं तुम्हें, इनको तो एटलीस्ट तुम याद ही रखना। और फिर वो जाइमेज और ये सब तो याद रखने हैं। ठीक है, कैटलिस्ट काम क्या कर रहा है भाई पता है ना, वो सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से आपकी रिएक्शन जो है वो होती है। ठीक है, अब इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट पार्ट है कोलाइडल से जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो मैं तुम्हें बता देती हूँ। डिस्पर्स फेज क्या होता है, डिस्पर्सन मीडियम क्या होता है पता है? किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है? डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन, मैंने बस शॉर्ट में बता दूं। डिस्पर्शन मीडियम। भाई ये तो हो गया मीडियम जिसके अंदर आपके मॉलिक्यूल हैं, और डिस्पर्स फेज जो सॉल्यूट का काम कर रहे हैं। सही बोला भाई, उल्टा तो नहीं बोल दिया? कौन बताएगा? ठीक है भाई, प्रशांत, ऋषभ, शिवम। डिस्पर्स फेज जैसे कि आपका, अगर मैं बोल रही हूँ कि मिल्क जो है कोलॉइडल हो गया, तो मिल्क ब्लड हमारी जो उसके अंदर जो पूरा जिसमें वो है वो मीडियम, एक तरीके से जो सॉल्वेंट है उसका वो आपका क्या हो गया, मीडियम। उसके अंदर जो सॉल्यूट पार्टिकल इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं वो क्या हो जाते हैं, डिस्पर्शन। जैसे मिल्क के अंदर अगर शुगर डालेंगे तो जो शुगर के जो होंगे मॉलिक्यूल्स वो डिस्पर्सन फेस होंगे। नहीं, शुगर नहीं होती उसमें। उसमें जो फैट है आपका, जो फैट होता है और जो क्या बोलते हैं प्रोटीन जो उसके अंदर है, वो सारी चीजें आपकी डिस्पर्स फेज है। ठीक है, कोलॉइडल सॉल्यूशन वो इससे मिलकर बन रहा है। जो मिल्क है वो डिस्पर्सन मीडियम है। जो मिल्क के अंदर जो वाटर वाला पार्ट जो हो गया उसका वो डिस्पर्शन मीडियम हो गया। ठीक है, और ऐसे ही आपके जो आरबी जो ब्लड होता है वो कैसे कोलॉइडल है ऐसे। ठीक है, कोलॉइडल आपके दो तरीके के होते हैं। दो तरीके के कौन से? अच्छा, कोलॉइडल का जो ये वाला पार्ट है, जूम करती हूँ, आपके उसमें भी है, बुक के अंदर भी है। ये आपको पता होना चाहिए भाई किससे मिलकर क्या। एक तो एग्जांपल हम याद रख लो भाई, लिक्विड अगर सॉलिड में है, मतलब डिस्पर्स फेज अगर लिक्विड है, डिस्पर्शन मीडियम अगर क्या है, सॉलिड है, तो क्या होगा मैम? जेल बनेगा। क्या बनेगा बच्चे? याद रख लेना ये बात। डिस्पर्शन मीडियम अगर आपका सॉलिड है, डिस्पर्स फेज जो उसके अंदर आपने डाले हुए हैं वो क्या है, अगर लिक्विड है डिस्पर्स फेज, और डिस्पर्शन मीडियम जो है वो सॉलिड है, तो आपका क्या बनेगा, जेल बनेगा। इसके एग्जांपल है चीज, बटर, जेलीज। एग्जाम्पल, ये छोटी सी बात है, बिल्कुल छोटी सी, कि हम मतलब एक बार बस पढ़ लें तो हमें याद हो जाएगा। और एग्जाम में क्वेश्चन कहीं ना, एक तो ये जो जेल है इससे इमल्शन कब बनता है, लिक्विड। डिस्पर्स फेज भी आपका लिक्विड है, डिस्पर्शन मीडियम भी आपका क्या है, लिक्विड है, तो आपका क्या बनेगा, इमल्शन। क्या बनता है टाइप ऑफ कोलॉइड जो है इसका, इमल्शन। ये क्या होता है आपका, मिल्क, हेयर क्रीम, जो ये सब क्या है भाई, लिक्विड इन लिक्विड के एग्जांपल है। बात समझ में आई? यस सर। गैस अगर आप लिक्विड में डिसॉल्व कर देते हैं तो क्या बन जाता है, फॉर्म बन जाएगा। गैस अगर डाल देते हैं, हमने देखा है ना क्या करते हैं, उसको घुमाते हैं, अपने किसी भी चीज को घुमाते हैं ऊपर, झाग झाग सा से फ्लोटेशन हो जाता है।
अगर मेरे पास कोई क्रीम होती है, क्रीम बनाते हैं, उसको गोल तेजी से घुमाते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे तो उसका क्या हो जाता है, ऊपर से इसका झाग झाग सा जाता है, फ्रोथ हो जाता है, फ्रोथ जम जाता है, वाइट क्रीम। ग्राइंड। तो हाँ, तो ये सारा आपका किसका एग्जांपल है, गैस इन लिक्विड। मैं क्या कर रही हूँ, हवाई दे रही हूँ लिक्विड के अंदर, तो वही जो है मेरी फ्लो बन रही है। ठीक है भाई, लिक्विड, लिक्विड इन गैस, गैस के अंदर आपने लिक्विड डाल दिया। मतलब अब ये क्या करते हैं, हम जो दवाई बनाते हैं ना, इंसेक्टिसाइड और ये सब जो होती है हमारी स्प्रे, उसमें क्या होता है, और आपका परफ्यूम भी एक तरीके से ले लो, गैस लिए उसमें क्या डाल दिया, लिक्विड। लिक्विड ऐड कर दिया, वही आपका पूरे उसमें आ रहा है। हाँ बिल्कुल, एरोसोल। एरोसोल का एग्जांपल क्या है भाई, एरोसोल किसका एग्जांपल है, गैस एंड लिक्विड। सॉलिड इन गैस। एरोसोल किसका एग्जांपल है बच्चे, सॉलिड गैस। गैस है आपकी, उसके अंदर क्या है, सॉलिड्स के पार्टिकल हो गए, तो वो है एरोसोल। ठीक है भाई, एरोसोल। मैम एक बार लिक्विड में गैस, सॉरी गैस में लिक्विड डालेंगे तो क्या होगा? गैस में अगर आप डाल रहे हो लिक्विड बच्चे, गैस में लिक्विड डालोगे, अच्छा मतलब कि आप अगर आप गैस में लिक्विड डाल रहे हो तो इस बात का मतलब क्या है, डिस्पर्जन मीडियम क्या हो गई, गैस। लिक्विड डिस्पर्जन लिक्विड मीडियम। गैस में लिक्विड डालने को बोल रहा है, ये डिस्पर्जन मीडियम क्या हो गई आपकी, क्या आपका ये जो आपकी ह्यूमिडिटी हो गई, बात समझ में आई, लिक्विड इन गैस। इसको इस तरीके से बोलेंगे, लिक्विड इन गैस। ठीक है, बोलने का ये तरीका होता है कि डिस्पर्स फेज जो है आपका वो लिक्विड और डिस्पर्जन मीडियम क्या है, गैस। बात समझ में आई, बात समझ में आई। इसको बोलना कैसे होता है, लिक्विड इन गैस। अगर आप लिक्विड डाल रहे हो किसके अंदर, गैस के अंदर, तो आपका जो ये फॉग जो जम रही है, हो रही है, या जो आप देखे हो ना, गैस के अंदर अगर वेपर्स आ जाते हैं वाटर के, तो वो क्या एग्जांपल हो गया, लिक्विड इन गैस का एग्जांपल हो गया। ठीक है भाई, और क्या क्या एग्जांपल है लिक्विड इन गैस के, वो भी लिक्विड एरोसोल हो गया, फॉग, मिस्ट, क्लाउड। तो याद रखना है लिक्विड इन गैस के क्या है और गैस इन लिक्विड के क्या है, गैस इन लिक्विड का भी बताया भाई फॉर्म, यस मैम। और गैस इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड, सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सोल हो गया। और अगर आपके पास अभी जो जेल किसका एग्जांपल था, जेल के अंदर क्या होता है भाई, अगर पूछ लिया जाए जेल का क्या, जेल की क्या डिस्पर्स फेज क्या होता है, सॉलिड इन डिस्पर्जन। लिक्विड। जेल जो होता है बच्चे सॉलिड इन लिक्विड नहीं है। अगर आप सॉलिड को इन सॉलिड अगर इन लिक्विड कर रहे हो तो ये एग्जांपल तो हमारा यही है जो हम अपने घर में क्या बनाते हैं भाई, सॉल्यूशन। हाँ सॉल्यूशन बनाते हैं, वो हो गया ना सॉलिड इन लिक्विड। जेल, जेल क्या है भाई, किस चीज का एग्जांपल है, लिक्विड इन सॉलिड। लिक्विड इन सॉलिड। याद रखना, भूलना मत, जेल, इमल्शन, और ये जेल और इमल्शन दोनों अलग से है ना थोड़ा सा, तो ये दोनों जरूर आते हैं। ठीक है, इमल्शन भी इतना नहीं आएगा जेल से, क्योंकि उन्हें पता है बच्चे कंफ्यूज होंगे। मैं तुम्हें शायद एक छोटा सा वो बता दूं, तुम्हें याद रहे, हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था उसके अंदर, क्लास के अंदर, तो हमें अपने मास्टर में तो सिल्वर के हमें वो जेल बनाना था, कुछ करना था एक्सपेरिमेंट, उसमें हमें जेल पार्टिकल्स चाहिए थे इसके। तो सिल्वर तो फॉर्म कर लिया था हमने, सिल्वर के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो बना लिए थे, लेकिन उसके बाद हमने उसे क्या किया, जेल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करा, उसको लिक्विड का सॉल्यूशन लिया, उसमें एजी के ये डाला और इसको क्या कराया, बहुत तेजी से गोल गोल सेंट्रीफ्यूगेशन करवाया, बहुत तेजी से, मतलब उसको उसमें डाला एक जिसके अंदर बहुत तेजी से सेंट्रीफ्यूगेशन होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में। तो वो किस तरीके से बन गया, क्या बन गया, उसका जेल फॉर्म हो गया। बात समझ में आई, बात समझ में आई, सॉरी 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 उल्टा बोल दिया। एजी के पार्टिकल लिए, एजी के पार्टिकल्स लिए, उसमें हल्का सा पानी डाल के उसको गोल गोल घुमा दिया था। समझ आई, ये तो सॉलिड इन लिक्विड का एग्जांपल हो गया। बस समझ में क्या क्या है, नहीं एजी के यहाँ पे पार्टिकल्स जो थे वो लिए और इसमें थोड़ा सा हल्का सा पानी की बूंदे डालूंगी तो जेल टाइप का बन जाएगा ना भाई। यस मैम। ठीक है, तो जेल बन जाएगा। अगर मैं पानी में वो डालूंगी तो भाई वो पूरा पानी पानी अलग हो जाएगा और वो अलग हो जाएगा। कॉफी के एग्जाम्पल से याद रखो, कॉफी किसी ने फेंट के पी है कभी, उसमें हम कॉफी को पहले लेते हैं, उसमें थोड़ा सा वो डालते हैं ताकि वो फ्रोथ वो बन जाए करके उसमें, है ना, वो एकदम ये समझ लो कि वो, हालांकि हाँ हाँ उसमें हल्का सा पानी डालते हैं तो वो एक तरीके से क्या बन जाता है, जेल। जेल मतलब वो एग्जांपल नहीं है, लेकिन उसको याद रख के तुम याद रख सकते, उसका एग्जांपल ध्यान में रख के रख सकते हो कि सॉलिड नीचे है और ऊपर से आपने क्या डाला है,
लिक्विड की कुछ ड्रॉप्स डालती है, जिसकी वजह से वो क्या बन जाएगा, आपका जेल बनेगा। बात समझ में आई? Yes, ma'am. चलो, लायोफोबिक लायोफिलिक क्या होते हैं, जो लिक्विड को करते हैं, और जो लायोफोबिक है, ये याद रखना भाई, लायोफिलिक को इंट्रिंसिक कोलॉइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्या वर्ड है इसका? इंट्रिंसिक इंट्रिंसिक क्लॉइड, ठीक है। और जो लायोफोबिक है उसको एक्सट्रिंसिक क्लॉइड कहते हैं। लायोफोबिक को क्या कहते हैं? एक्सट्रिंसिक क्लॉइड। और जो लायोफिलिक है, जो ये लायोफिलिक जो है, उसके अंदर क्या हो रहा है भाई आपका, ये क्या करता है, लिक्विड, जो लिक्विड है उसको फिलिक मतलब लव करना, लायोफिलिक मतलब लिक्विड को आपको वो चाहता है, और लायोफोबिक माने कि जो दूर भागते हैं। लायोफोबिक जो है वो आप बना सकते हो अपनी लैब में, जैसे कि अगर आप मेटल के बनाते हो, ठीक है भाई, मेटल के आपके कोलॉइडल बनेंगे, जो अभी हमने बनाया था लैब के अंदर वो। अब ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, लायोफिलिक और ये कुछ डिफरेंस है लायोफिलिक और लायोफोबिक के बीच में, देख रहे हो? Yes, ma'am. लायोफिलिक जो है बच्चे, लायोफिलिक वो वाटर, उसको लिक्विड पसंद है, आपने डिसॉल्व किया लिक्विड में, वो क्या पूरे उसमें डिवाइड हो गया और बन जाएगा आपका लायोफिलिक वाला। बात समझ में क्या हुआ? पूरे उसमें वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गए। और अच्छा ये बताओगे, कोलॉइडल की जो डायमीटर्स है वो किस रेंज से किस रेंज का होता है, जो पार्टिकल्स है? किसी को याद है 10th का कोलॉइडल पार्टिकल रेंज? 1 से 1000 नैनोमीटर। नैनोमीटर के अंदर होता है आपका जो कोलॉइडल पार्टिकल्स होते हैं। तो कोलॉइडल पार्टिकल्स जो हैं वो आपके छोटे छोटे क्या हो गए, इक्वली। और जो मेरा जो सॉल्यूशन बनता है, मतलब क्या बोलते हैं भाई, सॉल्यूशन ही बोलते हैं इसको, सस्पेंशन होता है, और एक दूसरा क्या होता है, सॉल्यूशन था। जो आपका सॉल्यूशन बन रहा है, जो आप घर में यूज करते हो, जो शुगर वगैरह वाटर डाल के कर रहे हो, उसके पार्टिकल क्या है भाई, नैनोमीटर से भी ज्यादा छोटे हैं, बहुत ही छोटे हैं, एकदम छोटे छोटे, ताकि इतने छोटे कि वो पूरे के उसमें आपके वाटर में क्या हो गए हैं, डिजॉल्व हो गए उसके अंदर। कोलॉइडल भी क्या हुए हैं भाई, कोलॉइडल भी ये होमोजीनियस है, मिक्सचर है आपका। कोलॉइडल कैसा मिक्सचर होता है आपका, कोलॉइडल कैसा मिक्सचर होता है, ये आपने 9th में पढ़ा होगा भाई। होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस? मैम हेट्रोजीनियस। Heterogeneous. हेट्रोजीनियस होता है कोलॉइडल। यस मैम। कैसे? Yes, ma'am. मैम 2 फेजेस होते हैं ना उसमें, डिस्पर्स्ड और डिस्पर्जन। कोलॉइडल, हाँ, कोलॉइडल आपका होता तो हेट्रोजीनियस है, लेकिन दिखता कैसा है ये आपको, होमोजीनियस। होमोजीनियस आपको जो इसकी अपीयरेंस जो होती है वो होमोजीनियस होती है, ठीक है। आपका जो लायोफिलिक है, लायोफिलिक में मतलब कि क्या हुआ है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, आपने डायरेक्ट ये लिक्विड या सॉलिड जो भी है डिसॉल्व करा इसके अंदर, और उसके बाद वो क्या हो गया, सॉल्यूशन में इस तरीके से आपका मतलब मिक्स हो गया है, डायरेक्ट मिक्सिंग से आपका जो है कोलॉइड बन गया, ठीक है। तो वो कैसे होते हैं आपके लायोफिलिक। लायोफोबिक तो भाई लिक्विड को पसंद नहीं करा, इसके लिए स्पेशल मेथड्स हैं आपको बनाने के, लायोफोबिक के अंदर, लायोफोबिक के Heat अंदर वगैरह करना पड़ेगा। है। Heat वगैरह करना पड़ेगा। हीट तो नहीं, हीट से तो वो हो जाएगा। हीट जैसे कि भी मैंने बताया कि हमने लैब में कैसे बनाया था उसको, मतलब अभी हम पढ़ेंगे इसमें मेथड कि हम किस तरीके से हम लायोफोबिक जो कोलॉइड है वो बना रहे हैं, ठीक है। द पार्टिकल ऑफ कोलॉइड इज ट्रू मॉलिक्यूल बट आर इन बिग साइज। अब मुझे बताओ, जो कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है, हमें पता है कि वो टिंडल इफेक्ट शो करता है। एक पॉइंट टिंडल इफेक्ट की याद रखना, शायद तुमने सबने जब टिंडल इफेक्ट पढ़ा होगा क्लास 9th या 10th में, तब तुमने वो छोटी सी 2 बातें याद रखी है किसी ने, टिंडल इफेक्ट क्यों शो होता है। हम एक कमरे में अगर एक होल करते हैं और कहीं से लाइट आ रही होती है, या फिर पेड़ों के बीच में से, तब तो हमें टिंडल इफेक्ट शो होता है। अभी हम रूम में बैठे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो तब क्यों नहीं टिंडल इफेक्ट हमें शो हो रहा? कोई बताएगा इसका रीजन? संजना, रुचि, बता सकते हो बच्चे? आप जब एक रूम को मतलब अंधेरा होता है रूम में, और एक होल करते हो, तो जो लाइट है वो एकदम आती हुई रेज की तरह दिखती है, यही है ना टिंडल इफेक्ट, क्या है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, Yes, Yes. ma'am. है ना। तो जब हम रूम में बैठे हैं तो हमें क्यों नहीं लाइट की रेज ऐसे आती हुई दिख रही है? इसके 2 रीजन है भाई। पार्टिकल साइज उतने बड़े होने चाहिए। हाँ, यस मैम। और क्वेश्चन ऑप्शन में रहेगा भी, पार्टिकल का जो साइज है वो क्या होती है, नॉट मच स्मॉल, नॉट मच स्मॉलर देन व्हाट, 1 नैनोमीटर। अरे देन वेवलेंथ ऑफ द लाइट। जो आपकी लाइट की वेवलेंथ जो है ना, उस वेवलेंथ से, और वेवलेंथ जो होती है मेरी विजिबल रीजन की, वो नैनोमीटर में होती है, ठीक है। 400। हाँ नहीं, मतलब वेवलेंथ ऑफ लाइट, वो 400 पे में जो भी, चलो छोड़ो उसको। पार्टिकल नॉट मच स्मॉलर देन दी वेवलेंथ ऑफ द लाइट, जो लाइट की वेवलेंथ है उससे ज्यादा जो है स्मॉल पार्टिकल नहीं होना। बिल्कुल ही स्मॉल हो जाएगा तो भाई लाइट तो इसमें से घुसी अंदर ही नहीं आई इसके, बात समझ में आई।
और अगर बहुत ज्यादा ही बड़ा हो गया तो भाई एक पर्टिकुलर वेवलेंथ नहीं, बहुत सारी ही आ गई वेवलेंथ, तो आपको फिर भी कोई डिफरेंशिएशन नहीं दिखेगा। इतना होना चाहिए, नॉट मच स्मॉलर, मतलब ज्यादा छोटा भी नहीं कि अगर लाइट इसमें से ऐसे ऐसे करके एक लाइट की रेज ऐसे ऐसे करके घुसी तो वो मुझे दिखे। बात समझ में आई? एक पार्टिकल के अंदर से बीच में से ऐसे ऐसे करके वो गई तो वो मुझे दिख रही है। और दूसरा रीजन क्या, याद रखना ये दोनों रीजन टिंडल इफेक्ट करने के हमें नहीं पता होते, ये बुक के अंदर लिखे हुए हैं भाई, एक ही लाइन दे रखी है छोटी सी, उसको हाईलाइट भी नहीं करा हुआ। सेकंड क्या है भाई, जो आपका डिस्पर्स फेज है, आप जो आपका जो मीडियम है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, जब आप जो लाइट ट्रेवल कर रही है, जब एक जगह से दूसरे मीडियम में आ रही है तो मीडियम्स का क्या हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या हो, लार्ज डिफरेंस। बात समझ में आई? डिफरेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है ना भाई, पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होता है, एयर का अलग होता है, ऐसे अलग अलग मटेरियल का अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो दोनों मीडियम्स के जो वो अलग अलग, बहुत उनमें डिफरेंस हो, तब आपकी जो लाइट है आपको टिंडल इफेक्ट जो है वो शो होगा। कुछ और याद रखो ना रखो, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज ऑन पार्टिकल, पॉजिटिव सोल क्या होते हैं, नेगेटिव सोल क्या होते हैं, ये पता होना चाहिए। बुक के अंदर एक चार्ट बना हुआ है, याद कर लेना नेगेटिव के एग्जांपल क्या क्या हैं और पॉजिटिव के। जितने भी आपके मेटल हो गए ना बच्चे, मेटल देख रहे हो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, पता है ना, क्रोमियम हाइड्रोक्साइड है, क्रोमियम 3+, FeOH3 है, तो एल्यूमिनियम OH3, तो इनके ऊपर कैसा चार्ज आ रहा है, ये पॉजिटिव का। तो ये किस तरीके का Fe2O3, तो ये कौन से सोल बनाएंगे आपके, पॉजिटिव सोल, इन्हें क्या बोलेंगे हम, पॉजिटिव सोल। नेगेटिव सोल कौन कौन से होंगे, नेगेटिव सोल के एग्जांपल याद रखना, जितने भी आपके सिंपल मेटल हो गए ना, Au, सिर्फ Au लिखा और कुछ नहीं लिखा इसके आगे, आपका Ag, प्लैटिनम, कॉपर, सिर्फ मेटल जो है, मेटल के जो सोल हैं वो नेगेटिव सोल। और एक एग्जांपल तो पक्के से याद रख लो, एसिडिक डाई जो है वो किस तरीके का एग्जांपल है आपका, नेगेटिव सोल। जितनी भी डाइज हैं, कोंगो डाई, ठीक है भाई, ये जो डाई हैं इसके एग्जांपल क्या है, ये नेगेटिव सोल के एग्जांपल है। सल्फाइड लिखा हो तो, कॉपर 2+ लिखा हो तो तो पॉजिटिव सोल हो गया बच्चे, ठीक है। ओके। सेपरेटिंग हो तो क्या हो, क्या हो, सेफ्रेनिन, सेफ्रेनिन क्या है आपका, डाई। उसी मिथाइलिन होता है, मिथाइल। अगर बच्चे बेसिक डाई है आपकी, बेसिक डाई है तो वो आपका किसके अंदर आती है, पॉजिटिव सोल के अंदर, बेसिक डाई। अब तुम्हें पता कैसे चलेगा बेसिक डाई है या इसकी वो वाली डाई है, पर याद रखना कि जो बुक के अंदर जितने भी एग्जांपल है ना उन्हें जरूर कर लेना, जो मैंने भी बताए हैं। बेसिक डाई के एग्जांपल जो दिए हैं आपके, मिथिलीन ब्लू और एक और था, और एसिडिक डाई के अंदर जो एग्जांपल है वो आपको याद होने चाहिए, ठीक है। मैम एसिडिक डाई जो है नेगेटिव सोल में आएगा, एसिडिक डाई, हाँ एसिडिक डाई नेगेटिव सोल, और एसिडिक डाई आपकी क्या है, आपकी पॉजिटिव के अंदर है, और एसिडिक नेगेटिव सोल, नेगेटिव डाई के नेगेटिव वाले उसके अंदर है। और जो बेसिक डाई है, बेसिक डाई आपका, हाँ क्या बोल रही थी भाई, एक बेसिक डाई का एग्जांपल बता, बेसिक डाई जो होगी आपके अंदर आएगी किसके अंदर, नेगेटिव सोल के अंदर। और नेगेटिव सोल के भी हमने बेसिक डाई के कुछ एग्जांपल बताया था, क्या था वो एग्जांपल, किसी बच्चे ने भी बोला था। मैम बेसिक का तो पॉजिटिव बताया था आपने। बेसिक डाई है आपकी एक मिथिलीन ब्लू और सेफ्रेनिन। सेफ्रेनिन पिग, मैम ऊपर तो इसमें बेसिक है, पॉजिटिव में क्या बच्चे, मैम ओवर ऊपर आएगा पॉजिटिव में। क्या क्या, बेसिक डाई मिथिलीन ब्लू और मार्क ब्राउन, ये तो पॉजिटिव में लिखा हुआ। किसमें लिखा है, बुक में लिखा है, एनसीईआरटी में? नो मैम ऊपर नोट्स में। अरे इसमें तो लिखा है, हाँ इसके अंदर एक एग्जांपल जोड़ दो, सेफ्रेनिन जो आपकी बुक के अंदर है ना वो एग्जांपल कर लेना, एसिडिक डाई है उसे, क्योंकि वो डाई का पूछेगा। और सिंपल सा भी दे सकता है कि एसिडिक डाई बताओ कौन सा सोल है, पॉजिटिव सोल है या नेगेटिव सोल है। बात समझ में आई? यस। अब अगर इसके सोल्स की, इसमें एक एग्जांपल आता है कोलॉइडल से किनेटिक, तो गोल्ड नंबर से क्वेश्चन आता है आपका। मिसाइल माइसेल कैसे फॉर्म होता है ये पता है सबको भाई? तो मैम अरे भाई ऐसे मत बोलो, कहाँ गया तुम लोग, कहाँ गए भाई, दिख नहीं रहे हो मेरी क्लास में। माइसेल क्या बोलते हैं इसको, मिसेल्स? यस मैम। 9th क्लास में पढ़ा यार, 9th में भी पढ़ते हो, 8th में भी पढ़ते हो, 10th में भी पढ़ते हो। फटाफट कट गया था। हाँ
कि आपके पास एक जो आप डर्ट होती है आपकी, उसके अंदर उसमें जो होता है एक तरफ कैसा टेम्परेचर, एक तरफ आपका आयनिक चार्ज होता है, जो आयनिक वाला होगा वो आपके वाटर वाले मॉलिक्यूल के साथ होगा, और जो आपका इसको क्या बोलते हैं जो इसके साथ होता है, वाटर के साथ होता है, जो कौन सी पूछ होती है ये इसकी, बोलो भाई। एक होता है हाइड्रोफिलिक और एक हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है। आयनिक पार्ट जो हो गया वो फिलिक हो गया, और जो आपकी दूसरा वाला साइड हो गई कार्बन की चेन जो हो गई वो आपकी कैसी चेंज वो होती है, हाइड्रोफोबिक होती है, उसे वाटर से डर लगता है तो वो किस पे, डर्ट पे चिपक जाएगी। उसके बाद इस तरीके से सारे एक पे चिपकेंगे और इस तरीके से क्या बना लेंगे, चारों तरफ से उस डर्ट को घेर लेते हैं, फिर आप उसको पटकते हो तो वो क्या होएगा, इस पानी से बहाते हो या कुछ करते हो तो ये जो आपका जो सोप है, सोप हमारा इसी से बनता है ना भाई, उसमें एक आयनिक पार्ट होता है और एक चेन होती है आपकी। यस मैम। तो आपका जो मॉलिक्यूल जो डर्ट है वो आपकी क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है आपके कपड़ों से। बात समझ में आई। सोप जो है कैसे काम करता है, माइसेल के अंदर एक पॉइंट याद रखना कि क्या क्रिटिकल माइसेल कंसंट्रेशन और क्राफ्ट टेम्परेचर क्या है भाई, ये क्या कह रहा है, क्रिटिकल माइसेल कंसंट्रेशन वो कंसंट्रेशन है जब हम सर्फ घोलते हैं वाटर के अंदर तो हम तुरंत तो नहीं बन जाता भाई, हर उस पे तो नहीं बन जाता इस तरीके से झाग जो बनता है आपका, बनता है हर उस पे नहीं बनता ना, एक ऐसी पर्टिकुलर कंसंट्रेशन जिसके बाद आपका क्या बन जाए, फ्रोथ जो आपका इस माइसेल की फॉर्मेशन हो जाए, उस कंसंट्रेशन को क्या बोलते हैं, क्रिटिकल माइसेल कंसंट्रेशन। बात समझ में आई। और ये क्या है भाई, क्या एक पर्टिकुलर जिस टेम्परेचर पे आपका जो माइसेल है वो बन रहा है वो क्या होता है, क्राफ्ट टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है और क्राफ्ट टेम्परेचर क्या होता है, दोनों में डिफरेंस है, याद रखना, ठीक है। क्रिटिकल टेम्परेचर एक वर्ड आया तो उससे रिलेटेड मुझे क्वेश्चन भी याद आ गया, अभी बताती हूँ। देयर आर सब्सटेंसेस विद लो कंसंट्रेशन बिहेवियर नॉर्मल स्ट्रांग लेवल बट हायर कंसंट्रेशन एग्जिबिट कोलॉइडल बिहेवियर। ये आपका क्या शो कर रहा है भाई, आपकी जो यहाँ पे ऊपर जो झाग बन जाता है मॉलिक्यूल के आपका जो भी होता है, ये क्या बना देता है, कोलॉइडल सॉल्यूशन बना देता है। ये कोलॉइडल सॉल्यूशन जो है जिस एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे बन रहा है वही आपका क्या है, क्रिटिकल माइसेल कंसंट्रेशन। बात समझ में आई। जिसके अबव जो है आपका माइसेल बनना स्टार्ट हो जाता है। मेरी वॉइस क्लियर है भाई, ठीक है। अब ये क्या होती है सोप के लिए, अरे भाई आपके लिए कट रही होगी, बाकियों के लिए भी कट रही है क्या, कौन बताएगा, मुस्कान। नो मैम। नो मैम। क्लियर आ रही है। ठीक है। अब बताओ माइसेल्स में आपका जो क्रिटिकल जो सोप होता है उसके लिए जो क्रिटिकल माइसेल कंसंट्रेशन है भाई ये याद रख लो, 10⁻⁻⁴ से लेके 10⁻³ मोल पर लीटर है। कभी कभी एग्जाम में वो एक एक लाइन जो होती है ना कहीं से भी पूछ लेगा। आपके पास दो तरीके की माइसेल्स होते हैं, अनायनिक, कटायनिक और क्या भाई, न्यूट्रल, ठीक है भाई। जो भी आपका जो ये सोडियम एस्टेरेट ये बन रहा है ये कैसा है आपका, सोडियम लॉरियल सल्फेट, ये कैसा है, नेगेटिव। कैसा है इसके ऊपर चार्ज, ये कौन से आपके माइसेल्स बनाते हैं, नेगेटिव। याद रखना ये वाला एग्जांपल अगर दिख रहा हो तो जूम कर दो, सेटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, जहां पे भी आपका अमोनियम ब्रोमाइड आ गया है ये सेटाइल ट्राइमिथाइल वाला, और उसने पूछ लिया कि ये किस तरीके का है तो आपको ये कैसा है भाई, ये जो अंदर वाला चार्ज है ना इसे देखना है। सोडियम स्टीरेट के लिए अनायनिक, सोडियम लॉरियल सल्फेट के लिए अनायनिक, लेकिन अमोनियम जहां पे भी आ गया वहां रखना, याद रखना वो कटायनिक वाला है। बात समझ में आई। यस मैम। कटायनिक। अगर आपकी बुक के अंदर उसका एग्जांपल है न्यूट्रल वाले का, कौन से होते हैं न्यूट्रल, भाई यही बताया था ना मैंने तुम्हें, एसिडिक जो डाई होती है वो नेगेटिव कोलॉइड होती है और बेसिक जो डाई होती है वो पॉजिटिव कोलॉइड होती है ना, यही बताया था ना, अभी पढ़ा था हमने। यस मैम। अब जरा मुझे इसके अंदर जो न्यूट्रल के एग्जांपल है वो बताओ क्या होते हैं। न्यूट्रल के अंदर आपको दिखेगा नहीं भाई पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, न्यूट्रल होगा वो, ठीक है भाई, आया ना। यस। अब जरा से कुछ मेथड्स पढ़ लेते हैं कोलॉइड बनाने के, जो मेथड है हम किस तरीके से बनाएंगे कोई कोलॉइडल, अगर मुझे बनाना है आपको मेथड के नेम याद रखने हैं। आपने आर्सेनेट का ऑक्साइड लिया और आपको इसका सल्फाइड बनाना है तो इसके क्या करी भाई, H2S के साथ रिएक्शन करा दी, क्या बन जाएगा आर्सेनेट का सल्फाइड। बात समझ में आ गई कैसे बन रहा है, सिंपल से मेथड है। आपने SO2 का सल्फर बनाना है तो इसका भाई क्या कर दो, H2S, हाँ H2S। मैम ये कंडेंसेशन है ना, इस क्या कंडेंसेशन नहीं कहते, कंडेंसेशन वर्ड अलग चीज है।
ठीक है। इसको क्या कराया, H2 से S के साथ रिएक्शन कराया, सल्फर डाइऑक्साइड किस में कन्वर्ट हो गया आपका, सल्फर में। कंडेंसेशन हमने पॉलीमर में पढ़ा था, अगर याद हो तो। रिडक्शन अगर आप किसी चीज का करा रहे हो AU का, इन सबको तो इतना याद रखने की भी जरूरत नहीं है। ये याद रख लो, एल्यूमिनियम क्या बना, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो जाएगा, वाटर के साथ रिएक्ट कराओगे तो फॉर्म हो गया, आयरन के लिए इस तरीके से फॉर्म हो गया। अच्छा, ये सब मेथड के जो टाइप है, कंडेंसेशन मेथड, केमिकल मेथड्स जो उसके अंदर है। कंडेंसेशन मेथड मतलब कि क्या, एक चीज जो निकली, रिमूव हुई और दो मॉलिक्यूल आपस में क्या हो गए, यही पढ़ा था, जुड़ जाते हैं पॉलीमर के अंदर, है ना, यही पढ़ा था ना हमने। अब आ जाओ भी, और किस तरीके से आप बना सकते हो इसको, कोलॉइड को। आपने क्या करा, इसके अंदर चार्ज आपने इसको दिया, बात समझ में क्या किया, आप एक को चार्ज कर दोगे, दूसरों को दूसरे से चार्ज कर दो, दोनों मॉलिक्यूल आपस में क्या हो गए, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आपस में मिल जाएंगे। पूरे सॉल्यूशन में वो एक दूसरे के साथ इस तरीके से अटैच्ड हो गए। क्या फॉर्म हो गया आपके पास यहाँ पर, कोलॉइडल फॉर्म हो गया। पेप्टाइजेशन क्या होता है, कोई बताएगा? पेप्टाइजेशन मीन्स क्या है? पेप्टाइजेशन बच्चे क्या होता है, मेरे पास ये जो कोलॉइडल सॉल्यूशन है ना, इसको मुझे क्या करना है, हटाना है। मैं नहीं चाहती इसके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मिलके कोलॉइडल यहाँ पे बनाए, तो मैं क्या करूंगी, इनको प्रेसिपिटेट कराना। हाँ, क्या 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 क्या, नहीं मैम कुछ नहीं। इनको क्या कर दूंगी मैं, इनको एक इलेक्ट्रोलाइट आप इसमें ऐड कर दोगे। इलेक्ट्रोलाइट मतलब कि कोई आपने चार्ज वाला ऐड कर दिया, जिसकी वजह से ये जो चार्ज है टूट गया, और ये जो कोलॉइड था वो क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, मॉलिक्यूल क्या हो गया, नीचे जाके बैठ गए, प्रेसिपिटेट हो गए। पेप्टाइजेशन मीन्स क्या हो गया भाई आपका, इन द प्रोसेस कन्वर्टिंग आपका जो भी ये प्रेसिपिटेट इनटू कोलॉइडल सॉल्ट बाय शेकिंग इट अ डिस्पर्शन मीडियम बाय द पर्पस ऑफ। आपके पास क्या, अगर आपने यहाँ पे एक इलेक्ट्रोलाइट जो है उसे ऐड किया, जिसकी वजह से क्या हुआ है, यहाँ पे आपका जो प्रेसिपिटेट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोलॉइड में। यानी कि आपने मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या करा है, यहाँ पे चार्ज इसको भेज दिया। और कोगुलेशन क्या होता है, कोगुलेशन, कोगुलेशन मींस क्या हुआ भाई, आपने इसका क्या किया, इसमें प्रेसिपिटेट इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया, जिसकी वजह से ये ब्रेक डाउन हुआ, और क्या किसमें क्या हो गया, ये कोलॉइडल पार्टिकल जो थे वो नीचे सेटल डाउन हो गए। ठीक है भाई, पेप्टाइजेशन और कोगुलेशन में दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। पेप्टाइजिंग मतलब कि क्या, आपने पेप्टाइजिंग एजेंट डाला, तो एक बिग मॉलिक्यूल था वो स्मॉलर स्मॉलर कोलॉइडल पार्टिकल में टूट गया। कोगुलेशन मींस क्या, आपने ये जो आपके पास कोलॉइडल पार्टिकल्स में था, आपने इसमें इलेक्ट्रोलाइट डाला, जिसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पे जो आपस में मॉलिक्यूल हो रहे थे, इन चार्ज की वजह से ये आपस में जुड़े हुए थे एक दूसरे के साथ। जैसे भी हमने देखा ना, माइसेल्स की फॉर्म कैसे हो रही थी, एक नेगेटिव चार्ज इधर, एक पॉजिटिव चार्ज, इसी अटैच है इस तरीके से। एक इलेक्ट्रोलाइट ऐड करा, इलेक्ट्रोलाइट मतलब क्या होते हैं भाई, आयनिक, आयनिक पार्टिकल्स आपने ऐड करे, ये टूट गया, ब्रेक डाउन हुआ, और क्या हो गया, सेटल डाउन हो जाएगा। एक वर्ड है इसमें क्वेश्चन जो आता है, इंपॉर्टेंट पार्ट जिसका है भाई, कोगुलेटिंग कोगुलेटिंग वैल्यू, कोगुलेटिंग पावर और कोगुलेटिंग वैल्यू, इन दोनों से बहुत क्वेश्चन आते हैं। कोगुलेटिंग वैल्यू, आपने कोगुलेटिंग मींस क्या भाई अभी बताया ना, कोगुलेशन मींस क्या होता है, क्वेश्चन से कहीं से आएगा, जो सुनने के लिए बैठे हैं, चलो ध्यान से सुनना इस बात को। आपके पास एक टर्म है गोल्ड नंबर, जो कि आपको क्या बता रही है, गोल्ड नंबर से आप क्या फाइंड आउट कर रहे हो, गोल्ड नंबर। आप कोगुलेटिंग पावर के बारे में पता कर रहे हो, गोल्ड नंबर, ठीक है। कोगुलेशन मींस क्या होता है भाई, मैंने बताया, किसी को समझ में आया क्या है कोगुलेशन मींस? कोगुलेशन कि आपका कोलॉइडल था, उसको आपने तोड़ के नीचे बिठा दिया, प्रेसिपिटेट कर दिया, वो क्या है, कोगुलेशन है। बोलो Yes, भी बात ma'am. समझ में आई। कोगुलेशन अब करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपके पास अगर नेगेटिव वाले कोई, अगर नेगेटिव वाला अगर आपके पास कोलॉइड है, नेगेटिव कोलॉइड कौन कौन से होंगे भाई, नेगेटिव कोलॉइड आपके पास है, अगर क्वेश्चन ही करने थे और उसमें सही से मिल जाते हैं। सल्फाइड वाला जो भी आपके पास है वो सारे क्या, सल्फाइड है, ये कैसा है, नेगेटिव कोलॉइड। और जो पॉजिटिव कोलॉइड है वो क्या है भाई आपके, जो आपके सारे आयरन हाइड्रोक्साइड, जो भी मेटल के हाइड्रोक्साइड और ये सब थे, कैसे वो थे, पॉजिटिव कोलॉइड थे। और ये सल्फाइड के थे वो कैसे थे भाई आपके, नेगेटिव कोलॉइड। अगर आपने नेगेटिव कोलॉइड बनाया है तो उसको कोगुलेट करने के लिए, मतलब बैठाने के लिए, मुझे क्या चाहिए, ब्रेक डाउन करना है ना मुझे इस बॉन्ड को, ये नेगेटिव वाला है,
मैं इसमें क्या ऐड कर दूंगी, पॉजिटिव वाले इलेक्ट्रोलाइट, पॉजिटिव इलेक्ट्रोलाइट बोले तो एल्यूमिनियम 3+ या Na+ या K+, ये सब ऐड कर दूंगी, हाँ या ना। Yes, ma'am. अगर मैं इसके अंदर पॉजिटिव इलेक्ट्रोलाइट ऐड करूंगी तो वो क्या होगा, एक ने भी अगर इसके साथ क्या करा, ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, बॉन्ड बनाएगा, जिसकी वजह से बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेकडाउन हो जाएगा, सारे पार्टिकल क्या होंगे, नीचे आके बैठ जाएंगे। तो जो कोगुलेटिंग पावर है, कोगुलेटिंग पावर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, कोगुलेटिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसी को पता है ये बात, चार्ज के। किसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, चार्ज के। अगर पॉजिटिव वाला है तो नेगेटिव वाले चार्ज, मतलब जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज रहेगा उतनी ज्यादा उसकी क्या रहेगी, कोगुलेटिंग पावर क्या रहेगी उसकी, उतनी ज्यादा रहेगी। बात समझ में आई? Yes, ma'am. मेरे ख्याल से अब जो मैंने क्वेश्चन सोचे थे एक बार वो करवा लेती हूँ। दिख रहे हैं स्क्रीन पे? फटाफट से क्वेश्चन करते जाते हैं, 10 क्वेश्चन कर लेते हैं 10 मिनट में। द मेथड इज यूजुअली एम्प्लॉयड फॉर प्रेसिपिटेट ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। कोलॉइडल सॉल्यूशन को प्रेसिपिटेट करने के लिए कौन सा मेथड आपका जो है यूज होता है, प्रेसिपिटेशन करना है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, बोलो भाई। Yes, ma'am. इलेक्ट्रोलाइट का एडिशन कर देते हो, अभी हमने देखा कोगुलेशन हो रहा है यानी प्रेसिपिटेट बन जा रहा है। विच नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द एब्जॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड। गैस अगर आपकी सरफेस पे हो रही है तो उसमें से कौन सा जो है करेक्ट नहीं है। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर एब्जॉर्प्शन इंक्रीज कॉन्टिन्यूसली, यही लाइन मेरे ख्याल से नहीं हो रही भाई। एब्जॉर्प्शन जब आप कराते हो तो क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाती है भाई, मॉलिक्यूल भाग जाएंगे गैस के। तो Yes, ma'am. अगर जैसे आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया, मॉलिक्यूल क्या होंगे, भाग जाएंगे। ठीक है भाई, यही हो गया इसका आंसर। पोजीशन ऑफ नॉन पोलर एंड पोलर पार्ट ऑफ माइसेल इज, जल्दी बताओ मुझे कौन सा पोलर पार्ट है। पोलर पार्ट कहाँ रहता है, आउटर में या इनर में? आपका जब ये माइसेल बन रहा है, पोलर पार्ट मतलब कि जो नेगेटिव ये चार्ज वाला पार्ट है, ये कहाँ है आपका, आउटसाइड। Yes, ma'am. Polar part at outer surface and non-polar is inner surface. First, according to the adsorption theory of catalyst, the speed of reaction increase because of जो increase होती है catalyst डालने पे reaction की, वो क्यों होती है भाई? क्या करता है, adsorption की वजह से क्या होता है, catalyst ने जब absorb कर लिया कुछ भी तो वो क्या कर रहा है, उसको lower the activation energy, क्या कर दे रहा है, activation energy को कम करवा दे रहा है ना मेरी। तो ऋतुराज, आपके पास क्या हुआ, जो भी आपका कैटलिस्ट ऐड हो रहा है बच्चे इसमें अंदर, तो क्या कर रहा है वो, आपका रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को जो है वो कम कर दे रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म कटायनिक मिसेल्स अबव द सर्टेन कंसंट्रेशन। Four. अब है बिल्कुल 4, मैंने बोला था ना याद रखना, ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। और एक चीज और, अबव सर्टेन कंसंट्रेशन मिसेल्स जब फॉर्म होता है उसको क्या बोलते हैं, क्या टर्म है इसके लिए, जिस कंसंट्रेशन के अबव जो है माइसेल्स फॉर्म होता है, उस कंसंट्रेशन को क्या नाम दिया अभी भास्कर? हाँ हाँ नहीं, टेम्परेचर है भाई वो तो, CMC क्रिटिकल माइसेल्स कंसंट्रेशन। ठीक है, विच ऑफ, एक तो ये जियोलाइट वर्ड जो है भाई, इससे रिलेटेड जो भी कुछ बातें आपकी एनसीईआरटी में वो याद रखना कि ये कैटायन एक्सचेंजर है जियोलाइट जो होता है आपका, और ये क्या होता है भाई, एल्यूमिनियम सिलिकॉन, ये होता है भाई एल्यूमिनियम सिलिकेट को बोलते हैं, एल्यूमिनियम सिलिकेट। एल्यूमिनियम सिलिकेट जो है भाई वो क्या है आपका, जियोलाइट जो होता है। ये इसमें ये वाला ऑप्शन इज इनकरेक्ट है, फॉल्स पूछा था कि भाई सम ऑफ सिलिकॉन आयर रिप्लेस बाय एल्यूमिनियम, नहीं भाई ये तो एल्यूमिनियम सिलिकेट होता है। क्लियर है? जियोलाइट आर एल्यूमिनियम सिलिकेट हैविंग 3-dimensional स्ट्रक्चर, राइट, दे हैव ओपन स्ट्रक्चर व्हिच इनेबल देम टू टेक अप स्मॉल मॉलिक्यूल। यस, एल्यूमिनियम सिलिकेट का एक ओपन टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिसमें क्या होता है, मेटल जो भी मॉलिक्यूल है आपका वो क्या आएगा, एब्जॉर्ब होता है। ठीक है भाई, जो क्या करेगा, स्मॉल मॉलिक्यूल को अपने अंदर ले सकता है। एक मुझे यहाँ पे क्वेश्चन याद आया था किसी, क्या देख के भाई, एब्जॉर्प्शन में डेल्टा जी और डेल्टा ई, उसकी बात नहीं करी हमने कहीं पे भी। डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है एब्जॉर्प्शन में, नेगेटिव। नेगेटिव। और डेल्टा एच हमेशा क्या होना चाहिए, ऑलवेज नेगेटिव। ऑलवेज नेगेटिव होना चाहिए। डेल्टा एस क्या होता है, नेगेटिव। Negative रहेगा. नेगेटिव रहता है, ये याद रखना कि डेल्टा एस आपका नेगेटिव रहता है, डेल्टा एच हमेशा ज्यादा ग्रेटर नेगेटिव होना चाहिए, मोर नेगेटिव देन मोर
नेगेटिव ऑफ डेल्टा एच देन टी डेल्टा एस। बात समझ में आई? ये ज्यादा नेगेटिव रहेगी तो ये जो वैल्यू है क्या रहेगी, डेल्टा जी की क्या आएगी, नेगेटिव। रिलेशन याद है, क्वेश्चन आता है भाई एग्जाम में, अभी आ जाए डेल्टा जी इक्वल डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा एस तो आपका क्या है, नेगेटिव है। जब ये नेगेटिव है डेल्टा एस बच्चे, तो ये वाली टर्म तो आपकी पॉजिटिव हो गई। तो ये रिएक्शन तो हो ही नहीं सकती क्योंकि पॉजिटिव आ जाएगी वैल्यू। नेगेटिव सिर्फ एक ही शर्त पे आ सकती है डेल्टा जी की वैल्यू, कब, जब डेल्टा जी मोर नेगेटिव हो। याद रखना, डेल्टा एच जो है वो क्या होना चाहिए आपका, मोर नेगेटिव, यानी कि रिएक्शन कैसी होनी चाहिए, एक्सोथर्मिक, और वो भी ज्यादा। बात समझ में आई? जल्दी से भी क्वेश्चन कर लेते हैं, पहले मुझे क्वेश्चन ही करवाने थे, मैं थ्योरी में पता नहीं कैसे आ गई। Which of the following Micelle and aqueous solution above certain concentration? कौन सा बनाएगा, सेकेंड ही, ट्राइमिथाइल। नेक्स्ट आ जाओ, अ प्लॉट ऑफ x by m स्ट्रेट लाइन विद स्लोप, कौन सा रहेगा इसमें, क्वेश्चन नंबर 8 वन बाय एन। वन फर्स्ट वन लैंगमेयर एब्जॉर्प्शन आइसोटोप डिस्ट्रीब्यूशन, तुमने लैंगमेयर नहीं पढ़ा। लैंगमेयर है बुक के अंदर, Yes, ma'am. लैंगमेयर आइसोटोप है आपकी बुक के अंदर। Yes, ma'am. यस लैंगमेयर आइसोटोप डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग द assumption that adsorb की, वो क्या मान के चलता है लैंगमेयर वाला जो आइसोटोप है, the adsorb molecule interact with each other, no, the adsorption take place in multi layers, नहीं, उसमें क्या बोलता है कि वो एक सिंगली लेयर जो है क्या है, the adsorption side are equivalent in ability to absorb the particle। ठीक है भाई, ये लैंगमेयर मेरा छूट गया, मैंने लैंगमेयर नहीं बताया तुम्हें, तुम एक बार देख लेना इसको, ठीक है, इसके जो पॉइंट्स हैं। इसका बताओ क्वेश्चन नंबर 10। यस मैम, वन क्वेश्चन नंबर 10 का क्या है, 0 0 to to 1 होनी चाहिए। द ईज ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ हाइड्रेटेड एल्कली ऑन द आयन एक्सचेंज रेजिन में, आपका जो ईज है, आयन एक्सचेंज रेजिन भी नहीं पढ़ाया अभी, तुम लोगों ने पढ़ा है पहले क्या, तुम बता सकते हो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। द ईज ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ हाइड्रेटेड एल्कली मेटल आयन एक्सचेंज रेजिन, जो आपकी हाइड्रेटेड एल्कली मेटल जो हैं, इसमें से कौन किसकी मतलब एब्जॉर्प्शन ज्यादा इजीली हो जाती है, जितना ज्यादा, हाँ सबसे ज्यादा यही सोडियम, उसके बाद सबसे ज्यादा, हाँ लिथियम से सबसे पहले, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम। ठीक है भाई, मतलब जितना ज्यादा छोटा रहेगा आयन एक्सचेंज में इजीली वो एब्जॉर्प्शन उसका। द प्रोटेक्टिंग पावर ऑफ लायोफिलिक कोलॉइड सोल इज एक्सप्रेस, बिल्कुल, जो आपकी Gold number। लायोफिलिक जो कोलॉइडल सोल की है, मतलब उसकी पावर, प्रोटेक्टिंग पावर। किसी बच्चे को डाउट है भाई इसमें, लायोफिलिक को प्रोटेक्टिंग वाला भी क्यों बोलते हैं, प्रोटेक्टिंग कोलॉइड भी बोलते हैं लायोफिलिक को। याद रखना, लायोफिलिक को आप प्रोटेक्टिंग भी बोलते हैं, प्रोटेक्टिंग कोलॉइड क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो आपने लायोफोबिक कोलॉइड जो है आप अपने आप से बना रहे हो, जब आप उसे अपने आप से बना रहे हो तो ये क्या हो सकता है भाई, आपने जरा सा इसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया, कुछ हुआ, ये तो प्रेसिपिटेट होकर नीचे बैठ जाएगा। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए मैं इसमें क्या डाल देती हूँ, लायोफिलिक। जो लायोफिलिक कोलॉइड होगा वो इसके आसपास क्या बना लेता है, एक लेयर बना लेगा। ठीक है, लायोफिलिक को तो पानी पसंद है, वाटर पसंद है, तो ये क्या कर रहा है, इस वाले को, लायोफोबिक वाले को प्रोटेक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से इसका कोगुलेशन ना हो किसी चार्ज के आने की वजह से या कोई दूसरा इलेक्ट्रोलाइट की वजह से। बात समझ में आई। लायोफिलिक प्रोटेक्ट कितना करेगा, कितना ज्यादा कर रहा है, क्या कर रहा है, उसकी पावर कितनी है, ये किससे निकालते हैं आप, गोल्ड नंबर से। ठीक है, गोल्ड नंबर को किसने बताया था, कौन साइंटिस्ट था, इस साइंटिस्ट का नाम भी भाई पूछ लेते हैं एग्जाम में। सिग्मॉन्ड था, यही नाम है भाई, मुस्कान Yes, ma'am. पढ़ा है सिग्मॉन्ड करके, सिग्मॉन्ड जो है वो Ma'am. उसने बोलो, हम श्योर नहीं हूँ, बट नहीं सिग्मॉन्ड है, ठीक है, नहीं मैं तो श्योर हूँ, पर लेकिन जो आपका ये साइंटिस्ट है वो जो इसका गोल्ड नंबर की जो दिया था, ये इसने दिया था, ये इसका नाम आ जाता है एग्जाम में। विच प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइड इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल। विच प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइड, कोलाइड के पास इलेक्ट्रोफोरेसिस की चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करता, टिंडल इफेक्ट, हाँ टिंडल इफेक्ट जो चार्ज पे डिपेंड नहीं करता। ये भी कर लोगे, स्पॉन्टेनियस एब्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस क्या होना चाहिए, डेल्टा एस जो वैल्यू है वो क्या, हम सेकंड सेकंड कैसे हो जाएगी, हाँ सेकंड, हाँ ठीक है, हाईली नेगेटिव, ठीक है। विच प्रॉपर्टी ऑफ द कोलॉइडल सॉल्यूशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज ऑन द कोलॉइडल पार्टिकल, ये वही आ गया फिर से, रिपीट ही हो गया, टिंडल दिख रहा है क्वेश्चन, टिंडल। फॉग इज द कोलॉइडल सॉल्यूशन ऑफ
जल्दी बताओ, फॉग किसका एग्जांपल है? Gas. Gas. Gas in liquid. Gas in liquid. फॉग, गैस इन लिक्विड, लिक्विड के अंदर अगर आप गैस डाल देते हो तो फॉग बन जाता है, फोम बनता है। गैस इन गैस। फॉग, फॉग जो है आपका किसका Right. एग्जांपल है बच्चे? Gas in liquid. अरे कभी बोल रहे हो गैस इन लिक्विड, अभी मैंने बताया कि लिक्विड के अंदर आप गैस बनाते हो, आपकी कैंपा कोला की बोतल, उसमें लिक्विड के अंदर गैस होती है, ऐसे करते हो झाग बन जाता है, फोम। गैस इन लिक्विड नहीं बोलेंगे इसको, Liquid in gas. Liquid in gas. लिक्विड इन गैस। लिक्विड होता है ना हमारी, जो एयर क्या है हमारी, गैस, गैस के अंदर लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं, वही तो होता है फॉग, मतलब वाटर वेपर्स होते हैं। तो उसका बोलते कैसे हैं? लिक्विड इन गैस। Gas. बात समझ में आई? अब जरा ये फटाफट से देखो, कोगुलेटिंग वैल्यू इन मिलीमोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इज दिस। कोगुलेटिंग वैल्यू के लिए कोगुलेटिंग पावर पूछिए, जिसकी कोगुलेटिंग वैल्यू कम उसकी पावर ज्यादा, यानी कि मैग्नीशियम सल्फेट की कोगुलेटिंग वैल्यू जो है वो कम है बच्चे, कम गया थर्ड मतलब कम, तो यानी कि इसकी पावर क्या होगी भाई? सबसे ज्यादा। बात समझ में आई? बोलो भाई, याद हुआ, समझ में आया, कुछ नहीं आया? कोगुलेटिंग वैल्यू अगर कम तो पावर ज्यादा। ऐसे एक क्वेश्चन और आता है, अब टाइम नहीं है, तुम शायद चले जाओ तो सुन भी ना पाओ, तो ध्यान देना। क्या? एल्यूमिनियम 3+ और एक कोई और एग्जांपल बोल दो भाई, इसके एल्यूमिनियम 3+ हो गया और नेगेटिव 2+ चार्ज इस पे वो वाले कोई बताओ, पॉजिटिव। मैग्नीशियम 2+, मैग्नीशियम 2+ और सोडियम प्लस। इन सब में वो पूछ ले अगर मुझसे, क्वेश्चन में ध्यान देना, अगर उसने मुझसे पूछ लिया कोगुलेटिंग पावर किसकी ज्यादा है, कोगुलेटिंग पावर, तो जिसका चार्ज ज्यादा उसकी कोगुलेटिंग पावर भी ज्यादा। लेकिन क्वेश्चन में अगर पूछ लिया कोगुलेटिंग वैल्यू, कोगुलेटिंग वैल्यू, तो जिसकी चार्ज ज्यादा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चे? कम। बात समझ में आई? हाँ या ना? कोगुलेटिंग पावर एंड कोगुलेटिंग वैल्यू आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। समझना क्लियर हुआ? पावर अगर किसी की ज्यादा, मतलब कि चार्ज अगर ज्यादा, तो उसकी कोगुलेटिंग पावर भी क्या हो जाएगी? ज्यादा, लेकिन वैल्यू उसकी कम होगी। बात समझ में आई? हाँ या ना? Yes, ma'am. और अगर आपके पास नेगेटिव सोल है, नेगेटिव वाला, ये तो है आपका, जब नेगेटिव सोल हो तो आपका कोई नेगेटिव सोल बन रहा है, जैसे कि सल्फाइड वगैरह का एग्जांपल दिया है। लेकिन वहीं अगर पॉजिटिव सोल का लिखा हुआ है कोई, तो उसमें आप नेगेटिव वालों को देखोगे, फॉस्फेट, सल्फेट, फॉस्फेट, सल्फेट, सल्फाइड, या फिर क्लोराइड या एल्यूमिनियम, ये एल्यूमिनियम क्लोराइड ले लो, NaCl ले लो। इसमें क्लोराइड वाले क्या है? -1, एक ही चार्ज है, तो यानी कि पावर किसकी ज्यादा? फॉस्फेट की। वैल्यू किसकी ज्यादा? फॉस्फेट की पावर ज्यादा, वैल्यू कम। क्लोराइड की अभी क्वेश्चन करते हैं तब पता चलेगा। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डज द कोगुलेटिंग पावर ऑफ आयन डिपेंड? बोथ मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ द चार्ज, साइन पे भी और चार्ज पे भी। ये पता है कब बनता है आपका नेगेटिव सोल, कब बनता है पॉजिटिव सोल, कब बनता है? अगर आप Ki का सॉल्यूशन लिया और उसमें AgI ऐड कर दो, AgNO3 ऐड कर दोगे, तो आपका कैसा बनेगा भाई? नेगेटिव कैसा सोल बन जाएगा आपका? Negative. नेगेटिव सोल बन जाता है, क्योंकि AgI तो फॉर्म हुआ ही, साथ ही सॉल्यूशन में और भी आई थे, उन्होंने इसके साथ आई नेगेटिव करके, इस तरीके से जो आपका सोल बन गया। लेकिन अगर यहाँ नीचे से अगर आपका क्या है, AgNO3 है, तो आपने ऊपर से Ki अगर डाला है, तो आपका कैसा सोल बनेगा? Positive. AgI तो फॉर्म हुआ ही, लेकिन अगेन सॉल्यूशन में Ag+ था तो पॉजिटिव सोल। ये बात क्लियर है ना सबको? कंसंट्रेशन जिसकी ज्यादा हो जाएगी उसके वाले आ जाएंगे। इन दोनों में से बताओ, पूछ रहा है नेगेटिव सोल कब बनेगा? नेगेटिव सोल बस एक ही केस में बन सकता है, जब आयोडीन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो। इन सब में से देख लेना भाई, AgNO3 से आयोडीन की कंसंट्रेशन किसमें ज्यादा है। ध्यान देना, यहाँ पे तो 50-50 ml तेल का हर किसी में हो सकता है, दूसरों में वॉल्यूम अलग अलग दिया हो, तो पहले तुम्हें कंसंट्रेशन निकालनी पड़ेगी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका? सी। यस, सी। ठीक है भाई, इसमें ये क्यों नहीं हुआ, सेकंड ऑप्शन क्यों नहीं हुआ? मैम उसकी वो वैल्यू कम दिया, 1.5 थी ना। तो इसकी भी तो 1 दे रखी है, ये 1.8 है आई थिंक, मतलब जो बुक के अंदर है, यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ होगा। ठीक है, द करेक्ट ऑप्शन ऑफ फ्रिंडलिक आइसोटोन फर्स्ट 0.3 रहेगा, 1 से 0 के बीच में लाई करती है ना, हाँ या ना? ये क्वेश्चन सारे लगा देना, ये मोर देन इनफ है आप लोगों के लिए। इसमें जो इम्पोर्टेंट पार्ट है जो क्वेश्चन का, वो मैं ये वाला बता रही थी।
कोगुलेटिंग पावर वाली जो पूछी गई है इनको देख लेना. Electric field, the particle move towards the inner coagulating of the same, then their coagulating power should be, जिसका चार्ज ज्यादा उसकी कोगुलेटिंग पावर ज्यादा. ठीक है भाई, ये 3+ है, ये 2+ है, ये प्लस है, तो पावर चार्ज ज्यादा तो पावर भी ज्यादा हो जाएगी. वैल्यू के बारे में बोला है तो उसका अपोजिट कर देना. ठीक है भाई, अब इसने पूछा है तो फिर से वही बात, चार्ज ज्यादा तो कोगुलेटिंग. अच्छा, ये वैल्यू पूछा है, देख रहे हो क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10th में हमेशा ये मत देखना Na तो सेम है. फॉस्फेट का चार्ज ज्यादा है तो कहीं फॉस्फेट प्रेडिक्ट कर दिया. उसने मुझसे पूछा कोगुलेटिंग वैल्यू, वैल्यू के बारे में पूछा, तो जिसका चार्ज ज्यादा उसकी कोगुलेटिंग वैल्यू क्या बचे, कम होगी. तो ऑप्शन 10. हाँ, एक क्वेश्चन और था, थोड़ा सा वो था, बाकी तो तुम कर लोगे. इजी लग रहे हैं अभी क्वेश्चन इसके? यस मैम. एक मिनट, एक क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 8 और 4 तो तुम कर लोगे इजीली, क्योंकि उसमें वैल्यू दी है गोल्ड नंबर की और पूछा है कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्रोटेक्टिंग पावर, तो जिसकी वैल्यू कम उसकी पावर ज्यादा. ठीक है, हो जाएगा ये. क्वेश्चन नंबर 8 देखो, द कोगुलेटिंग पावर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हैविंग दिस इज आर्सेनिक सल्फाइड इंक्रीजेस, ऑर्डर इज दिस. क्या पूछा है इसमें फिर? कोगुलेटिंग पावर तो बता दोगे भाई, जिसका ज्यादा चार्ज उसकी ज्यादा कोगुलेटिंग पावर होगी, है ना. एल्यूमिनियम 3+, नहीं था क्वेश्चन. फेरिक हाइड्रोक्साइड आर द और इन द ऑर्डर ऑफ. क्वेश्चन नंबर 13 दिख रहा है? इसको क्या बोलते हैं भाई? फ्लोक्यूलिंग पावर जो निकल रहा है आपका, किससे निकल रहा है? ये हार्डी-शेड्यूल फॉर्मेशन. ये याद रख लेना ये वर्ड, कभी कभी एग्जाम में सिर्फ की फ्लक्चुएशन जो फॉर्म वो किससे आता है आपका, किसने दिया, तो हार्डी-शेड्यूल नहीं दिया है. वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फॉर, वैल्यू पूछी है इसने, फ्लक्चुएशन वैल्यू जरूरी नहीं है वो ये लिख के दे कोगुलेटिंग पावर या कोगुलेटिंग वैल्यू, वो ये करे. तुम्हारी क्लास अभी है ना. हार्डी-शेड्यूल फॉर्मेशन भी दे सकता है वो, अगर मुझसे वो फ्लक्चुएशन ये हार्डी-शेड्यूल फॉर्मुलेशन फ्लक्चुएशन वैल्यू पूछ रहा है, तो मतलब वही पूछ रहा है वो कोगुलेटिंग वैल्यू. लेकिन ध्यान देना यहाँ पे क्या लिखा है उसने, फेरिक हाइड्रोक्साइड. अगर फेरिक हाइड्रोक्साइड लिखा है बच्चे, ये किस तरीके का है आपका? पॉजिटिव सोल है यस मैम. तो मुझे इसमें क्या देखनी है? नेगेटिव. मुझे इसमें क्या देखनी है? नेगेटिव वाले आयन देखने हैं. और नेगेटिव वाले आयन में बच्चे मुझे बताओ किसका नेगेटिव जो आयन है जिसका कम, जिसकी वैल्यू नेगेटिव चार्ज ऊपर से कम रहेगा उसकी वैल्यू भी कम रहेगी. जिसका चार्ज जैसे जैसे फॉस्फेट है इसका चार्ज ज्यादा होता है तो इसकी पावर क्या होती है? ज्यादा. पावर ज्यादा होती है. कोगुलेटिंग पावर जो होगी वो ज्यादा होगी पावर, और वैल्यू जो है वो क्या होगी? कम होगी. अब इन सब में ऑप्शन में बताओ भाई कौन सा वाला ठीक है. ध्यान देना मुझे वो देखने हैं, क्योंकि कटायनिक है, पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर, मुझे नेगेटिव चार्ज देखना है कि बढ़ रहा है या कम हो रहा है. इस वाले ऑप्शन को देखो, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में क्लोरीन नेगेटिव चार्ज, एक नेगेटिव, नाइट्रेट एक नेगेटिव, ब्रोमीन एक नेगेटिव, तीनों का एक नेगेटिव है. तो यानी कि इनकी जो कोगुलेटिंग वैल्यू है वो क्या रहेगी? बड़ी, क्योंकि इनकी कोगुलेटिंग पावर जो है वो कम. नेक्स्ट आ जो क्रोमेट वाले में, इसमें क्रोमियम O4 2 नेगेटिव है और इसमें FeCN6 3 नेगेटिव है. बात समझ में आ गई? तो ये वाला फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. फर्स्ट ऑप्शन क्यों करेक्ट हुआ है समझ में आ रहा है? यस मैम. चलो इसी नोट के साथ क्लास को एंड करते हैं. तुम्हें फिजिक्स पढ़ना है, 5 मिनट का रेस्ट करो, मैम से बोल देना रेस्ट